नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी की सीईटी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और आपकी डिमांड के ऊपर कंटिन्यू हिंदी की और हरियाणा जी के क्लास से ले रहा हूँ, तो अब हिंदी की अगली क्लास आपकी पिछली क्लास में अलंकार करवाए थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए अलंकार। और इस क्लास में हम समास का टॉपिक करवाते हैं। समास भी एचएसएससी द्वारा पूछा जाता है, फेवरेट टॉपिक है जो एचएसएससी के जो मैं करवा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो को देखना, पूरी क्लास लेना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। पूरा बेसिक से लेकर ट्रिक के साथ भी और उदाहरण के साथ भी पूरी आपको डिटेल वीडियो मिलेगी और इसका बहुत ज़्यादा फायदा रहने वाला है आपको। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। और थोड़ा बार बार कहता हूँ, थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। आज का टॉपिक है हमारा समास। सबसे पहले हम समास की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का एक संक्षिप्त रूप समास कहलाता है। जैसे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप। दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप समास कहलाता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन याद होगा, ये डेफिनेशन है समास की। दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप समास कहलाता है। ठीक है, समास में और संधि में क्या अंतर है? समास और संधि, देखो संधि क्या है और समास क्या है। समास का विग्रह होता है, विग्रह। और संधि का क्या होता है? संधि का होता है विच्छेद। समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है। संधि आपको पता है, जैसे आशीर्वाद, आशीर प्लस वाद, ये मतलब प्लस लगा के परिभाषा, प्री प्लस भाषा, तो ऐसे कुछ जो वो है विच्छेद, उसको बोलते हैं संधि। और समास में होता है विग्रह, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो इस प्रकार जो है उसको बोलते हैं विग्रह। और ये होता है विच्छेद, संधि वाला। तो समझ में आ गया आपको यहाँ तक भाई? समास की डेफिनेशन, समास का विग्रह होता है, संधि का विच्छेद होता है। बताओ, क्लियर? अब आगे चलते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद की बात कर लेते हैं। तो सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। देखो, सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं, 6। और अब हम बात कर लेते हैं भाई 6 भेद कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो समास के 6 भेदों के बारे में हम बात करते हैं। आज आपका समास कंप्लीट करवा देंगे जल्दी। समास के होते हैं 6 भेद। एक नंबर भेद, एक नंबर है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, ठीक है, दिख रहा है। 2 नंबर है तत्पुरुष समास। 3 नंबर है कर्मधारय समास। 4 नंबर है द्विगु समास। 5 नंबर है, बताओ बताओ, द्वंद्व समास। 6 नंबर है बहुव्रीहि, जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका एग्जाम्पल ज्यादा पूछा जाता है एक तो, और एक कर्मधारय का ज्यादा पूछा जाता है। ये 2 ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें कंफ्यूजन भी रहता है, आपका कंफ्यूजन भी दूर करेंगे भाई इनमें क्या अंतर है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। बताओ, यहाँ तक आपको समास के 6 भेद क्लियर हो गए होंगे मेरे रूप मानने में। सामान्य रूप से, सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं और ये 6 भेद ये हैं। बताओ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 6 भेदों का। कई बार भेद से भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर हम अलंकार शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और यहीं पर आपको एक बात बता देता हूं, जो अव्यय भाव है ना, इसमें तो प्रथम पद प्रधान होता है। देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कौन से समास में प्रथम पद प्रधान होता है,
तो अव्ययी भाव में तो होता है प्रथम पद प्रधान, ठीक है, और तत्पुरुष में होता है दूसरा पद प्रधान। द्वितीय भी बोल सकते हैं, द्वितीय बोलना था, इसको दूसरा गलत बोल दिया। और बहुब्रीहि में होता है तीसरा पद प्रधान। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आए तो ये ऐसे होते हैं, बहुब्रीहि में होता है तीसरा पद प्रधान, ठीक है, और द्वंद्व में होता है दोनों पद प्रधान, ठीक है, पहला भी और दूसरा भी। देखो अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान। और उपमेय व उपमान का विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाए उसको कौन सा बोलते हैं, वो है कर्मधारय, ठीक है। उपमेय या उपमान का विशेषण और विशेष्य से संबंध पाया जाए, ये सीधे डेफिनेशन देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, विशेषण या विशेष्य से संबंध पाया जाए उसमें वो होता है कर्मधारय समास। ये आपको सिद्ध और सिद्ध डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो है एग्जाम्पल वाले आगे करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आपको याद रह जाएगा भाई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे तो कहाँ से क्या बनता है। चलते हैं आगे। वैसे तो ज्यादा तो उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कभी कभार मान लो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका गलत नहीं होगा कहीं से भी। अगर टॉपिक क्लियर ही करते हो तो फिर पूरा ही क्लियर करना चाहिए, अपना तो यही है भाई, क्लियर करवाओ तो फिर पूरा ही करवाओ। देखो अब एक नंबर से बात कर लेते हैं हम अव्यय भाव समास से। अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास की पहचान बताऊंगा आपको ट्रिक के साथ। आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, न ही डेफिनेशन की जरूरत है, न ही रटने की जरूरत है, आपको ऐसी पहचान बताएंगे। शब्द के आरंभ में पहचान है इसकी, पहचान शब्द के आरंभ में। फिर अब आपका कोई भी क्वेश्चन इनसे गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। शब्द के आरंभ में, अब मैं बताऊं वो ध्यान से देखना, आ जाए, ठीक है, एक बार लिखवा देता हूं फिर देख लेना। बर आ जाए, यथा आ जाए, उदाहरण भी दूंगा आपको, यावत आ जाए, ठीक है, प्रति आ जाए, प्रति, और क्या क्या है, पर आ जाए, ब आ जाए, बे आ जाए, हर आ जाए, हर, और आगे लिखते हैं नी, या दो बार नी आ जाए, या कोई अक्षर दो बार आ जाए, ये है मोटी मोटी पहचान। अगर आप ये कहोगे भाई और भी जो अपवाद की पहचान है वो भी करवाओ तो मैं वो भी करवा सकता हूँ, लेकिन ये है मोटी मोटी पहचान, ठीक है, जिनमें अव्यय भाव समास की मोटी मोटी पहचान है आपको, जो ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा करोगे तो फिर आपका समझ में नहीं आएगा। तो आप इतनी कर लो, बाकी कुछ जैसे इसमें नहीं है, हम लेते हैं सक्षम, जैसे हम ले लेते हैं समक्ष रहे, सक्षम नहीं समक्ष। ये समक्ष में कौन सा समास है, तो समक्ष में है अव्यय भाव समास, लेकिन इसमें सह नहीं है। ये बहुत रेयर चांस है ऐसे एग्जाम्पल आने के, जो मैं ये करवा रहा हूँ ये एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अगर ये कहोगे भाई सर हमें वर्ड भी करवाओ ये अलग से, तो वर्ड भी करवा देंगे, ठीक है, बता देना आप। बाकी मेरे हिसाब से आपको इतना सीख लेना चाहिए, नहीं कुछ अपवाद के वर्ड हैं 10-15 जिनमें अव्यय भाव समास है और वो इनसे रिलेट भी नहीं करते, तो वो करवा सकता हूँ। ज्यादा यही पूछे जाएंगे, जैसे आ जाए शुरू में, जैसे आजीवन, आजीवन है, आजीवन है, आमरण है, आमरण भी इसके आगे लिख सकते हैं, जगह नहीं है थोड़ी, आ मैं रण, आमरण हो गया। आजीवन और आमरण, देखो दोनों में आ गया आगे, तो इसमें कौन सा समास, अगर आपसे पूछा जाए आजीवन में कौन सा समास है तो क्या करोगे, अव्यय भाव समास। हो गया क्लियर। बर देखो, बर बर पेट आ जाए,
भरपूर आ जाए, कुछ भी आ जाए जिसमें भर हो शुरू में। भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो गया क्लियर ये भी। अब यथा से बात करते हैं हम, यथाशक्ति। ये एग्जाम्पल है, एचएसएससी ने पहले भी पूछ लिया, इसको हम स्टार क्लिक करते हैं। आपको ज्यादा एग्जाम्पल वो कराऊंगा जो पूछे गए हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा आ गया तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो गया क्लियर। यावत देखो, यावत जीवन। एक एक उदाहरण दे देता हूं ताकि नहीं क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, अभी पहला ही समास चला हुआ है। यावत जीवन, इसमें यावत आ गया तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। प्रति क्या लेते हैं? प्रतिदिन या प्रति रात, कुछ भी ले लो, प्रति आ गया तो अव्ययी भाव समास। उसके बाद प्रय का उदाहरण देखते हैं हम, प्रयास, प्रयत्न भी ले सकते हैं, प्रयत्न, प्रयास भी ले सकते हैं, प्रयत्न भी ले सकते हैं। प्रय आ गया तो अव्ययी भाव समास। आगे बै का लेते हैं, बै का कुछ भी ले लो, बदनाम ले लो, बदमाश ले लो, बदनाम। बै आ गया तो अव्ययी भाव समास। बे का लेते हैं तो बेईमान, बे आ गया तो अव्ययी भाव समास। हर का लेते हैं तो हर दिन से लगा लो, हर रोज से लगा लो, हर पल लगा लो, हर पल। हर आ गया तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। नी से बात करते हैं, नीडर ले लो, ठीक है, नी से ले लो नीडर, तो नी आ गया तो अव्ययी भाव समास। अब हम ले लेते हैं एक अक्षर दो बार, जैसे रात, रात, दिन, दिन, एक अक्षर दो बार तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। बताओ, ये है आपका अव्ययी भाव समास कंप्लीट। इसमें कुछ देखो दोस्तों, आपको बता देता हूँ, इसमें 10-15 जो 10-15 जैसे भरपेट है, ऐसे 10-15 कुछ अक्षर हैं, शब्द हैं 10-15 जो अलग से इनसे मेल नहीं खाते और जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अगर आप वो कहोगे तो कमेंट करना नीचे, आपको अलग से वीडियो उसमें करवा देंगे। बाकी मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत मोर देन सफिशियंट रहने वाला है, ठीक है। अगर आप ये कहोगे पूरी डिटेल चाहिए तो उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, मैंने मेरी तरफ से अच्छी तरह समझा दिया आपको। अगर अब भी आपका डाउट है, देखो अब आप अपने एक मॉक टेस्ट में एग्जाम्पल लगा के देखना, आपका गलत हो तो फिर बताना मेरे को, मेरा गलत हो गया, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, मिटा देता हूं अब। अब अगले समास पे चलते हैं हम। अगला समास क्या ले? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कितने भेद? अगला लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, आपको कारक का टॉपिक करवाऊंगा ना, तो ये तत्पुरुष के भेद आपको अच्छे से समझ में आएंगे। कर्ण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष। देखो मैं पहले कारक की वीडियो लेके आने वाला था, लेकिन ज्यादा कमेंट मतलब ज्यादा मैसेज समास वाले बच्चे थे जिन्होंने मेरे पास मैसेज किया कि सर समास का टॉपिक करवाओ, और कारक वाले कम थे, तो मैंने समास वाला लेके आया हूँ भाई। बूढ़ के बोर्ड ज्यादा थे, कारक का अगला करवाऊंगा भाई, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष, छठा है संबंध तत्पुरुष। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। यह तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। अब देखो आपके एग्जाम में आएंगे सीधा तत्पुरुष, इनमें से कौन सा समास है? अव्यय भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारी है, बहुव्रीहि है। इन एग्जाम्पल से आएगा नहीं आपके, सीधा एक तत्पुरुष, इनके पिताजी का नाम ही आएगा तत्पुरुष का, सीधा उदाहरण के लिए। बाकी मैं इनके उदाहरण के हिसाब से समझा देता हूँ आपको, क्योंकि आपको डिटेल में वीडियो लेके आया हूँ, तो पूरे उदाहरण के साथ इनके उदाहरण, जैसे कि इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको, व्याकुल, व्याकुल। कर्ता ने कर्म को,
कर्म की पहचान है को से। एक बार कारक की वीडियो लेऊंगा ना, उसके बाद समझ में आएंगे ये आपको। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, यह है करण की पहचान। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर संबंध का के की रा रे और री। ठीक है, ये है इनकी पहचान। कर्ता ने, कर्ता इसमें है नहीं, जो कारक में होता है। कर्म की पहचान है को, करण की पहचान है से के द्वारा, संप्रदान की के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में या पर, संबंध का या के की रा रे री, ये इनकी पहचान। देखो अब एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको ये पहचान समझ में आ जाएगी। जैसे कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है व्याकुल, तो इसमें सॉरी कर्म तत्पुरुष का नहीं है, कर्म तत्पुरुष का कोई उदाहरण नहीं दे रखा है इसमें, सीधा करण तत्पुरुष का उदाहरण है व्याकुल। व्याकुल है करण तत्पुरुष का उदाहरण। ठीक है, तो व्याकुल बै से आकुल। देखो आप इस साइड में देखो, एक बार ये बताओ, व्याकुल अपने पास था और हमने उसका कर लिया बै से आकुल। ठीक है, तो इसमें से आ गया, तो इसमें अगर आपको सीधा पूछे कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास है। अगर तत्पुरुष में भी आपको एग्जाम्पल दे दे, ये सारे उदाहरण सॉरी एग्जाम्पल ये सारे दे दे आपको, ऑप्शन ऑप्शन ये दे दे भाई इनमें से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा है, तो से कौन से में है, करण से, तो इसमें कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष। ठीक है, आया समझ में। अगला उदाहरण दे समझाते हैं आपको। और अगर सीधा सीधा पूछे तो तत्पुरुष समास सीधा कर देना, सीधा ही पूछता ज्यादा करके। अब मैं आपको एक करवा देता हूं भाई, तत्पुरुष समास के उदाहरण करवा देता हूं कुछ। तत्पुरुष समास के उदाहरण सीधे सीधे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो तत्पुरुष समास का उदाहरण है भयभीत, हो गया, यहीं से ले लेते हैं, भयभीत हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं गंधहीन। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं धर्म विमुख। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं ऋण मुक्त। ये अपवाद वाले करवा रहे हूँ आपको, जो अपवाद है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं ग्रामगत। इसके बाद ले लेते हैं राजकुमार। इसके बाद ले लेते हैं रसोई घर। इतने एग्जाम्पल ले लिए। तो देखे बै बीत, बै से बीत, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ण तत्पुरुष होगा से, तो बै बीत में होगा तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान के लिए, उसमें के लिए आया था ना, तो रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास हो गया। गंधहीन, जिसमें भी हीन देखने को मिले आपको, हीन आ जाए, गंधहीन आ जाए, ठीक है, कर्महीन आ जाए, नेत्रहीन आ जाए, जो भी हीन देखने को मिलता है तो उसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, जिसमें भी आपको हीन देखने को मिले। ठीक है, जिसमें भी आपको विमुख देखने को मिले, जैसे धर्म विमुख हो गया, ठीक है, ईश्वर विमुख हो गया, जिसमें भी आपको विमुख देखने को मिले उसमें कौन सा समास, तत्पुरुष समास। देखो मैं उदाहरण के लिए वो समझाए थे ना, वो तो अलग हो गए, और ये है अपवाद वाले, ये भी आपको क्लियर करवा रहा हूँ साथ के साथ। जिसमें आपको मुक्त देखने को मिले, जैसे ऋण मुक्त, पाप मुक्त, सेवा मुक्त, चिंता मुक्त, तो जिसमें भी आपको मुक्त देखने को मिले उसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ग्रामगत, ग्राम के लिए गए हुए, ग्रामगत मतलब गांव के लिए गए हुए।
ग्रामगत हो गए, गांव के लिए गए, के लिए आ गया तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी अपादान तत्पुरुष समास। बताओ, संप्रदान तत्पुरुष समास। बताओ कौन? अगर अब भी आपको डाउट रहता है, राजकुमार, राजा का कुमार, विभक्ति आ गई। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तत्पुरुष समास क्लियर हो गया होगा आपका। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको अपवाद वाले एग्जाम्पल भी करवा दिए, तत्पुरुष समास के उदाहरण से भी समझा दिए, इनके भेदों से भी समझा दिए। तो आप अब भी कोई डाउट नहीं बचना चाहिए आपके। ठीक है, आगे चलते हैं तत्पुरुष समास से अगले समास पर। देखो भाई, अब आप क्वेश्चन लगा के देखना मौके में समास का टॉपिक करने के बाद समास के। अगर आपके कुछ गलत होता है तो आप बताना मेरे को, फिर बताना। ठीक है, फिर आपके लिए और कुछ समाधान देखेंगे। अगला 3 नंबर पर लेते हैं हम। इसमें मैं ज्यादा नहीं करवा पा रहा, मेरे पास एग्जाम्पल तो बहुत हैं, लेकिन फिर आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में उपमा और उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार ये देखने को मिलेंगे आपको। तो आप एक बार अलंकार की जो मैंने वीडियो करवाई है पिछली, वो देख लेना, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है, किसी शब्द की विशेषता बताई जाए। कर्मधारय समास की पहचान है, पहचान इसकी क्या है? किसी शब्द की विशेषता बताई जाए, किसी शब्द की विशेषता, किसी शब्द की विशेषता बताई जाए, उसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, किसी भी शब्द की विशेषता बताई जाए। अब हम इसके उदाहरण लेते हैं, अब आपको समझ में भी आएगा। जैसे लाल घोड़ा, लाल घोड़ा ले लिया आपने, तो ये घोड़ा है, इसकी विशेषता क्या है? कि ये लाल है। तो इसमें घोड़े की विशेषता बताइए कि भाई लाल रंग का घोड़ा है, उसकी विशेषता है लाल है। तो विशेषता जिस भी शब्द की बताई जाए उसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। बताओ, उपमा अलंकार में करवाया था आपको एक बार, जिसने पीछे वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, मेरा बेटा शेर जैसा है, मतलब शेर के जैसा। तो उसमें उसकी विशेषता बताई थी भाई वो शेर के जैसा है। तो इसी प्रकार इसमें भी घोड़ा लाल है, मतलब घोड़ा लाल है, उसकी विशेषता। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सफेद गाय। आगे समझ में, गाय की विशेषता बताइए कि वो सफेद है। अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, इसमें आदमी की विशेषता बताइए कि वो अच्छा है। बताओ, समझ में नहीं आया हो तो कर्मधारय में जिस भी चीज की विशेषता बताई जाए उसमें कर्मधारय। जैसे लाल सुर्ख, लाल मिर्च मान लो यार, सुर्ख मिर्च को ही बोलते हैं तो लाल मिर्च होगी। नील कमल, नील कमल का मतलब क्या होता है? जो कमल नीला है वो नील, उसकी विशेषता होगी। ठीक है, इसकी अलग से एक पहचान बताऊंगा आपको, वो जो कोई नहीं बताएगा, वो पहचान है आपको, उससे आप पक्का 100% कर पाओगे। ये आपके एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर पहचान लिख देता हूँ, उसके बाद आप ये करके देखना। इसकी एक पहचान है, जब हम विग्रह करते हैं तो बीच में है जो आ जाए। जब भी हम विग्रह करते हैं तो बीच में है जो आ जाए, मतलब है जो। लाल है जो घोड़ा, सफेद है जो गाय, अच्छा है जो आदमी, नीला है जो कमल, लाल है जो मिर्च। बताओ, इनके बीच में है जो नहीं आया हो तो बताओ। जिसके भी बीच में है जो आ जाए, आप विग्रह करो, जब विग्रह करो, जब जैसे लाल घोड़ा विग्रह करोगे तो लाल है जो घोड़ा, तो है जो आ गया ना बीच में। सफेद गाय का करोगे तो सफेद है जो गाय, लाल मिर्च का करोगे तो लाल है जो मिर्च, अच्छे आदमी का करोगे तो अच्छा है जो आदमी। बताओ, कर्मधारय समास आपको 2 पहचान बता दी है, एक तो विशेषता और एक है जो। कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, उपमा और रूपक अलंकार के जैसा समास है, कोई नहीं बताने वाला, मैंने आपको बता दिया है। और रूपक अलंकार, उपमा अलंकार आप पीछे वीडियो में पढ़ सकते हो। अलंकार भी बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसको भी लेना है। आप ये देखते हो जिसके ज्यादा व्यू आते हैं वो ही अच्छा पढ़ाता होगा, लेकिन अच्छा तो हर कोई पढ़ाता भाई। ठीक है, चलते हैं आगे।
थोड़ा वीडियो को शेयर शेयर किया करो अपने दोस्तों के पास, सभी का भला हो। चौथे नंबर का ले लेते हैं द्विगु। द्विगु समास। चौथे नंबर का हम ले लेते हैं द्विगु समास। शब्दों के आगे संख्या। इसकी पहचान ये है, शब्द के आगे सब उदाहरण करवा देंगे सीधे सीधे, और सीधी डेफिनेशन करवा देंगे, पहचान कोई नहीं करवाने वाला। शब्द के आगे संख्या। शब्द के आगे संख्या मतलब शब्दों का संख्या में उसका समूह होना चाहिए, मतलब समूह। जैसे हम उदाहरण से समझाता हूं आपको। उदाहरण से लेते हैं 4 पाई। ठीक है, तो शब्द है, इसके आगे 4 आ गया, और 4 पाई हम खाट को बोलते हैं, तो समूह है वो। तो 4 पाई, ये संख्या आ गई 4, तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास। बताओ। अगला एग्जांपल समझाता हूं आपको। नवरत्न। नवरत्न, नव मतलब नौ, नौ रत्न, नौ रत्न, नौ, नौ आ गया, संख्या आ गई, तो कौन सा समास है? द्विगु समास। बताओ। अठन्नी। अठन्नी संख्या खुद ही है, चवन्नी भी खुद ही है, शताब्दी भी खुद ही है, शताब्दी भी खुद एक संख्या है, शताब्दी। इसमें सब में द्विगु समास है। इसमें 1 से 9 तक की संख्या हो सकती है, और या 10 से कटने वाली हो सकती है। जैसे शताब्दी 100 की होती है, तो ये 10 से कटने वाली संख्या है। तो यह जो शताब्दी है, ये 10 से कटने वाली संख्या है, तो इसमें हो सकती है ये द्विगु समास है। या 1 से 9 तक की संख्या, जैसे 4, 9, अठन्नी 8 मान लो चाहे, तो 1 से 9 तक की संख्या जिसके शुरू में हो वो द्विगु समास है। या 10 से कटने वाली संख्या हो, जैसे शताब्दी। ठीक है, तो उसमें होगा द्विगु समास। बताओ। जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। 12 है, फिर आपका डाउट क्लियर होगा। 12 सिंगा। 12 सिंगा, इसमें शुरू में संख्या है ये 12, तो सभी निशान लगा देंगे, द्विगु समास है, संख्या ही है तो। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे, मैंने ये बताया 1 से 9 तक की संख्या या 10 से कटने वाली संख्या, तो 12 न तो 10 से कटती है, न 1 से 9 के बीच में आती है। तो इसमें होगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव, न सॉरी, अव्ययीभाव नहीं होगा यार, गलती से लिख दिया। इसमें होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आई समझ में? तो आप द्विगु समास का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें आगे संख्या हो, 1 से 9 तक की संख्या होनी चाहिए, और 10 से कटने वाली होनी चाहिए। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नोट्स बना लेना, मेरे पढ़ाए हुए आपको बहुत काम आएंगे। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास। लिखाई तो थोड़ी सी खराब है। बहुव्रीहि समास। इसकी पहचान। सबसे पहले हम पहचान पर ही बात करते हैं, क्योंकि आप पहचान की वेट करते रहते हो, मुझे पता है। शॉर्ट ट्रिक चाहिए आपको। जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी, वाले या वाला। जिसका, जिसकी, वाले, वाला। जब विग्रह करें, जब उसमें जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, विग्रह करने के बाद जो है जो आया था, उसी प्रकार विग्रह करने के बाद जिसका, जिसकी, वाले, वाला आए, वो होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है। या किसी भी भगवान का नाम आए, किसी भी भगवान का नाम, किसी भी भगवान का नाम आए, तो उसमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास। उदाहरण के साथ समझाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। दशानन, इसमें मैंने क्या बताया था? तीसरा पद प्रधान हो। तो दशानन हम किसको बोलते हैं? दशानन हम बोलते हैं रावण को, तो तीसरा पद प्रधान हो गया न, तो हम प्रधान न, ये खुद तीसरा पद प्रधान हो गया रावण। ठीक है। जिसका भी उपनाम हो, जैसे रावण का उपनाम है दशानन,
तो उसमें बहुब्रीहि समास होगा। जिसमें भी उपनाम हो, उपनाम एक और पहचान लिख लो आप, उपनाम। जैसे हमारे गणेश जी का उपनाम है लंबोदर, लंबोदर है ना हमारे गणेश जी, तो गणेश जी का उपनाम है लंबोदर, तो लंबोदर में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। जिसका भी उपनाम हो उसमें बहुब्रीहि समास होने वाला है। जैसे हम बात करते हैं नीलकंठ, नीलकंठ हम किसको बोलते हैं? नीलकंठ हम बोलते हैं शिव जी भगवान को, तो नीलकंठ में भी बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर। देखो यहाँ पर कहाँ पे लिखूं, यहाँ ही लिख देता हूँ, दिखता होगा शायद आपको। पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर। इसमें जिसका आ गया, जिसका मैंने आपको एक पहचान बताई थी, जिसका या जिसकी है, वाला है, वालिया है, जिसका आ गया। तो पीताम्बर में कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उदाहरण और है बहुब्रीहि के, वो आपको सारे करवाऊंगा क्योंकि बहुब्रीहि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उदाहरण देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी। बहुब्रीहि के एक दो और है मेरे पास उदाहरण। जैसे अभी बताया था आपको गजानन, गजानन कौन है? गणेश जी, गजानन है गणेश जी, तो गजानन। वीणा पाणी, वीणा पाणी, चक्कर है पानी में जिसके, उसको बोलते हैं वीणा पाणी। चक्कर किसके है ना, सॉरी, वीणा पाणी बोलते हैं अपनी सरस्वती माता को, सरस्वती माता को, तो वीणा पाणी हो गया। चक्कर पाणी, चक्कर है पानी में जिसके, विष्णु, विष्णु भगवान के हाथ में चक्कर है ना, तो विष्णु। इसमें बहुब्रीहि। चक्रधर, चक्रधर भी विष्णु भगवान है, इसमें भी बहुब्रीहि। ठीक है। पंचमुख, अब आप ये देखोगे इसमें डाउट आएगा आपको सभी बच्चों को, अब तक जो वीडियो देखे। पंचमुख, इसमें आगे संख्या 5, तो आप करोगे द्विगु समास, तो इसमें बता देता हूँ। पंचमुख है 5 मुख वाले भगवान जी का नाम, जिसके 5 मुख होते हैं। जैसे पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर भी हरियाणा में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति होती है, तो ये हनुमान जी से रिलेटेड है पंचमुख, न की संख्या है यहाँ पर। तो पंचमुख अगर आए तो इसमें आपको संख्या नहीं देखनी है, ये है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कुछ एग्जाम्पल है जो अपवाद है, जो आपको वे डाउट में डालते हैं, तो मैंने आपके साथ के साथ क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो बहुब्रीहि आपका कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 1 मिनट का समय देता हूं। अब आपका लास्ट समास आने वाला है, चलें भाई आगे। आखिरी समास बच गया आपका छठा। मेरे हिसाब से मैंने मेरा पूरा जोर लगा के पढ़ा दिया भाई आपको। द्वंद्व समास की बात कर लेते हैं अब। मार्कर में भी स्याही कम हो गई। द्वंद्व समास, जब द्वंद्व समास की पहचान बता देता हूं आपको, जिसमें बीच में और आए, और, तथा आए, या आए, ठीक है, या ये चिन्ह आए, या कोमा आए, ठीक है, ये कोई भी आए ना तो वो होगा द्वंद्व समास। ठीक है, वो होने वाला है हमारा द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास की पहचान है और, तथा, या, योजक चिन्ह, जो युग्म चिन्ह, या कोमा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। विद एग्जाम्पल, ठंडा या गरम, ठंडा या गर्म आ गया, इसमें कौन सा समास है? तो आपका दिमाग जाना चाहिए, या पहचान है किसकी? द्वंद्व समास की, तो हो गया द्वंद्व समास। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रात और दिन,
रात और दिन, बीच में और आ गया तो आपका दिमाग जाना चाहिए द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, तो बीच में आ गई कोमा, तो आपका दिमाग जाना चाहिए द्वंद्व समास। ठीक है, बताओ। अब मैं आपको इसके और भी एग्जाम्पल देने वाला हूँ, बहुत अच्छे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो एक बार आप ये देख लो, इनके स्क्रीनशॉट लो, मिटा के यहीं करवाता हूँ। बहुत अच्छे उदाहरण हैं, देखो इकट्ठे लिख लेता हूँ एक बार। कर्षण, कर्षणार्जुन, कर्षणार्जुन और रामानुज, रामानुज जो हमारे मैथ वाले थे, हरि हर। तो देखो ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, राधा कृष्ण भी ले लो चाहे। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। तो अब आप इसमें ये देखना, इसमें द्वंद्व समास है, तो अब आपको कोई पहचान नहीं दिखती होगी इसकी शायद, मेरे हिसाब से इनमें से कोई पहचान नहीं दिख रही ना, ना और आया, ना तथा आया, ना डैश आया, ना कोमा आई, लेकिन इसी में ही छुपा है इसका पहचान। देखो कर्षणार्जुन, मतलब इसका मतलब है कर्षण और अर्जुन, ये 2 आदमी का नाम है भाई, कर्षणार्जुन है, कर्षण का और अर्जुन का। और आ गई तो आपको थोड़ा विग्रह करके देखना पड़ेगा। राम और अनुज, रामानुज, विग्रह हो गया, और आ गया हरि डैश हर, बीच में डैश आ गया, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, बीच में और आ गया, तो बताओ, और डैश और, बताओ आप पहचान करो, द्वंद्व समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पूरी, मेरी तरफ से फुल स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, मैंने आपको फुल क्लास करवा दी है समास की, मेरी तरफ से पूरा जोर लगवा के आपके लिए पहचान बना के लेकर आया, ट्रिक भी करवाई आपको, डेफिनेशन भी दिया आपको, सारी चीजें भेद भाद सब कुछ करवा दिया। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आता तो आप बता सकते हो, मेरे पास मैसेज करके आपके लिए फिर करवा सकता हूँ मैं, लेकिन आप थोड़ी सपोर्ट भी किया करो ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी क्लास लेकर आ सकूँ, आपकी डिमांड पर ही क्लास लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो भाई आज की क्लास आपकी समाप्त होती है समाज की, अगली क्लास में आपको कारक करवाएंगे या और कोई टॉपिक करवाएंगे, कारक वाले बच्चों के मैसेज आए हैं बार बार, तो उनका कारक वाला करवाऊंगा अगला। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों राम राम, जय हिंद।